तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। और इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शंस से। तो पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से क्या करेक्ट बात होगी फॉर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन था। ओके, तो इट गोज थ्रू अ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ये बात गलत है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इफ द रिएक्टिंग सेंटर इज कायरल, हाँ ये बात सही है। देन रिएक्शन इज इनहेंस्ड व्हेन कैरिड आउट इन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज आल्सो ट्रू। और उसके बाद द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये वाली बात भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2, 3 एंड 4। ठीक है। देन what is the maximum number of hydrogen bond that a water molecule can make in the liquid state। लिक्विड स्टेट के अंदर पहली बात अगर हम देखें एक वाटर मॉलिक्यूल को, ये रहा ऑक्सीजन, उसके साथ हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्ड है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ऐसे में ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि इन हाइड्रोजन्स के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब एक, वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपको 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए होते हैं, जैसे कि मान लो ए और बी हो गया, और में से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्ड होना चाहिए। नाउ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पोल फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस विल बिकम पार्शियली नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पार्शियली पॉजिटिव। और जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन। यानी कि बेसिकली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे ये जो है इट विल एक्ट एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, ये डोनर की तरह काम करेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम सिचुएशन। तो ये हाइड्रोजन ये कर सकता है, इट इज हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, तो ये एक्सेप्टर्स की तरह काम करेंगे, या सॉरी ये डोनर्स की तरह काम करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये काम करेंगे एज एन एक्सेप्टर, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो मैक्सिमम ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 पोजिशन एक्सेप्टर्स की तरह काम कर रही हैं और 2 पोजिशन डोनर की तरह। तो मैक्सिमम ऑफ 4 hydrogen bond is possible by a water molecule in the liquid state. Then next question की तरफ आते हैं, इनमें से which of the following statement are true for hydrogen bonds? Strength of hydrogen bond is, आपको बताना इनमें से कौन सी बातें सही होंगी। ठीक है, तो लो इन ए सॉल्वेंट ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले हम जरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई कैपेसिटर हो, इस कैपेसिटर से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज यानी करंट का सोर्स जुड़ा हो, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। नाउ अब अगर हम इसके बीच में, इन प्लेट्स के बीच में अगर कोई मीडियम प्लेस करें, एंड लेट्स सी कि वो कितने अच्छे से शील्डिंग करता है चार्जेस की। मतलब कि शील्डिंग से मतलब है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो भी मीडियम हो, अगर वो यहाँ पे नेगेटिव प्रोवाइड कर सके और इसे शील्ड करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इससे क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये चार्ज का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो कितनी इफेक्टिव तरीके से शील्डिंग हो रही है, उसके बेसिस पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेल्स यू अबाउट हाउ गुड इज द शील्डिंग। और शील्डिंग कब अच्छी होगी, जब मीडियम पोलर होगा। पोलर का मतलब जब 2 अपोजिट पोल्स हों। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन बाय D, इट इंक्रीजेस व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, वो उतना ही अच्छा शील्ड करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। तो वाटर का अगर हम देखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज़ अबाउट 80
बहुत हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा पोलर है वाटर। के बाद अगर मैं बेंजीन की बात करूं जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इट इज़ अबाउट 4, और अगर एयर या वैक्यूम की बात की जाए तो इट इज़ अबाउट 1। ठीक है, तो अब देखिए अगर इफेक्टिव शील्डिंग, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हो रहा है, कहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो जैसे मान लो ये ए और बी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, उनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे कोवलेंटली बॉन्ड है वन ऑफ देम के साथ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ज की वजह से, यानी कि इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, हम पोलैरिटी बढ़ेगी, ऐसे में हाइड्रोजन बॉन्ड वीकन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट यू विल सी इज लो इन अ सॉल्वेंट ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सही बात है, तो स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। लो इन अ सॉल्वेंट ऑफ लो नहीं, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ऐसे में तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती। देन लोअर इन वाटर एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ वाटर के अंदर लोअर होती है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है, पहले वाले पॉइंट के साथ रिलेट कर रहा है। देन हायर इन वाटर एज कंपेयर टू, नहीं ये वाली बात गलत हो गई, तो आंसर इसका होना चाहिए 1 और 3। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous environment in a spherical endosome a closed vesicle of 100 नैनोमीटर डायमीटर। तो आपको दिया गया है कि एक एंडोजोम है जिसका डायमीटर 100 नैनोमीटर है। ठीक है, 100 नैनोमीटर आपको दिया गया है। और राइट इज एट अ पीएच ऑफ 5, तो इसका पीएच कितना दिया गया है आपको, तो द पीएच इज इक्विवेलेंट टू 5। In order to denature and hydrolyze the material internalized by a cell, assuming Avogadro's number is 6 into 10 power 23, the number of free protons in an endosome is closest to, तो फ्री एंडोजोम यानी फ्री प्रोटॉन्स का नंबर कितना होगा एंडोजोम के अंदर, तो हमें निकालना होगा कि इस वेसिकल के अंदर कितना वॉल्यूम ट्रैप है। ठीक है, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ट्रैप हो सकता है। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, इट इज गिवन बाय volume of a sphere, volume of a sphere is equal to 4/3 pi r cube। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 इंटू लेट्स से पाई अभी रहने देते हैं कि आर क्यूब, तो आर मतलब d/2, कि मैं इसे d/2 भी लिख सकता हूँ, यानी 100/2 भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 10 पावर 2/2 का क्यूब। ये आ गया आपका 4/3 इंटू पाई इंटू 10 पावर 6 अपॉन 8। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ पे बचा पाई/6 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया नैनोमीटर क्यूब। ना ये नैनोमीटर क्यूब में है, और हमें पता है कि दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब अगर हम कन्वर्ट करें, देखिए अगर 1 सेंटीमीटर में देखें कितना नैनोमीटर्स होता है, तो वी विल सी दैट मिलीमीटर से अगर नैनो मतलब मिलीमीटर से अगर मैं नैनोमीटर जाऊं 10 पावर -6 आएगा, और अगर मैं सेंटीमीटर से विच इज 10 टाइम्स मोर देन द मिलीमीटर, अगर मैं नैनोमीटर की तरफ जाऊं दिस विल बी 10 टू द पावर -7 या +7, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहा हूँ, नैनोमीटर्स होता। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा तो इट विल बिकम, यानी इसका उल्टा 10 पावर -7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट विल बी इक्वल टू, दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई/6 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर -7 का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब हो जाएगा। आप देखिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ गया आपका वॉल्यूम, कितना आ गया, तो वॉल्यूम हैज़ बीन 10 पावर -21, और इसमें से अगर मैं 6 वो कर दूं, हटा दूं, तो इट विल बी 10 पावर -15, तो पाई/6 इंटू 10 पावर -15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको pH 5 भी दिया गया है, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेज और ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, तो अभी तक हमने ये डिस्कशन किया है ना। अब मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताता हूँ। तो pH अगर यहाँ पे 5 दिया गया है और हमें पता है द pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे आपको pH कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होती है, दैट इज द प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 मोलर। मोलर का मतलब है कि इट इज 10 टू द पावर -5 मोल्स इन अ लीटर। ठीक है, इतना आ गया। चलो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास, तो 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ml, तो ये कितना हो गया आपके पास, दिस इज π/6, यानी आप इसे लिख सकते हैं 3.14, या π/6 या भी रहने देते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। π/6 इंटू 10 पावर -15 मिलीलीटर्स। ठीक है, ओके। तो अगर आपने 1000 ml लिया होता तो आपके पास 10 टू द पावर -5 मोल्स होते, पर आपने तो सिर्फ π/6 इंटू 10 पावर -15 ml ही लिया है, π/6 इंटू 10 पावर -15 ml ही लिया है, तो फिर कितने मोल्स होंगे। ठीक है, इट विल बी x इज इक्वल टू, इधर जाएगा 10 पावर -20 हो गया, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, π/6 इंटू 10 पावर -15 इंटू 10 पावर -5 इंटू 10 पावर -3, ये हो गया आपका π/6 इंटू 10 पावर -23। ठीक है, इतना मोल्स आ गया। तो आपको पता है 1 मोल का मतलब क्या है, तो अब हम यहाँ पे दूसरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो ये है कि अगर 1 मोल के अंदर, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अगर 1 मोल के अंदर 6 इंटू 10 पावर 23 प्रोटॉन्स होते, तो फिर π/6 इंटू 10 पावर -23 मोल्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो इसे हम y से दिखा लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y विल बी इक्वल टू π/6 इंटू 6, और 10 पावर -23 से +23 कैंसिल हो जाएगा, कितने प्रोटॉन्स बचेंगे, यानी कितने आ गए, 3.14 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 3.14 प्रोटॉन्स आना चाहिए। आंसर हमें किस में चाहिए, तो इस क्लोजेस्ट टू हमें बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2, दैट इज 3। 3.14 इज अप्रोक्सीमेटली 3, तो आंसर हमारा हो गया, ठीक है, ऑप्शन 2। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ water molecules present in 300 residue soluble protein of spherical shape, डायमीटर दिया हुआ है स्फेरिकल शेप का 2 नैनोमीटर, ये आपको दिया गया है 2 नैनोमीटर, हैविंग 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाटर इन अ क्लोजेस्ट टू अज्यूम डेंसिटी। अच्छा, आपको बताना है किसके क्लोजेस्ट होगा, आपको ये अज्यूम करना है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एवोगैड्रो नंबर V दिया गया। अच्छा, पहली बात यहां पे अगर आप देख रहे हैं डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1000 kg पर मीटर क्यूब आपको गिवन है, तो दिस मीन्स 1000, अगर मैं इसे ग्राम्स में लिखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml, यानी 10 पावर 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, देयर इज 1000 ग्राम्स, सॉरी ये लीटर्स होगा, ये लीटर्स, अगर मुझे ml में बदलना है 10 पावर 3 से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो आई विल सी दैट दिस मीन्स दैट द वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है कि 2 नैनोमीटर का जो स्फेरिकल शेप है, इसके अंदर 300 रेसिड्यूज हैं, 300 रेसिड्यूज हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इसके अंदर
हैविंग 20%, जो भी वॉल्यूम होगा इसका उसका 20% वॉल्यूम वाटर है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ d/2 का क्यूब। डी कितना है 2 नैनोमीटर, तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्यूब बचेगा तो ये विल बी 1, यानी 4/3 पाई हो गया वॉल्यूम। अब इसका 20%, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी 20/100 ऑफ 4/3 पाई। ठीक है, इस तरीके से, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो आई विल गेट 2 4 जा 8 और ये 30, तो 8/30 पाई। दिस विल बी द वॉल्यूम। अच्छा ये तो सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ। नैनोमीटर क्यूब है ये, ठीक है, ये भी नैनोमीटर क्यूब में आया। तो हमें इसे पहली बात कन्वर्ट करना होगा, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा इनटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ताकि हम वॉल्यूम निकाल सकें। यहाँ पे हमें डेंसिटी दी गई है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू या मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी हमें पता चल गई है, ठीक है, पर ml की, और हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा अभी। जैसे हम कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू द मास। फिर हमें वाटर का मास पता है। चलो अभी हम आगे बात कर लेते हैं, अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं फर्दर। सो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी it will be equal to 8/30 पाई। और जैसा हमने पहले कन्वर्जन करके देखा हुआ है, अगर मुझे नैनोमीटर क्यूब को बदलना है इनटू सेंटीमीटर क्यूब तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻7 का क्यूब करना पड़ेगा। 10⁻⁻7 का क्यूब किया, ये आ गया मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब। सो इट इज 8/30 पाई इंटू 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब, या ml लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे डेंसिटी दी गई है, तो इसका मतलब मेरे पास कितने ग्राम्स ऑफ वाटर हो गए, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना मास हो गया, तो वॉल्यूम जो भी आया है मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिया गया है कितना, ठीक है, ये वॉल्यूम है, और डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml, यानी ये इसका वे हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे करेंगे कि हमें निकालना है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते। तो लेट मी ऐड सम न्यू पेज। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर मेरे पास 18 ग्राम, क्योंकि वाटर H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 टोटल हो गया 18। तो अगर मैंने 18 ग्राम ऑफ वाटर लिया होता तो मेरे पास 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते, पर मैंने तो लिया है 8/30 पाई इंटू 10⁻⁻21 ग्राम, इतना लिया हुआ है। तो फिर अब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, डेट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 18, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचा। ठीक है,
अब ये इधर जाएगा, चलो शिफ्ट करते हैं इसे 8/30 इंटू 3 इंटू पाई इंटू तो ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं इसे एक बार। ओके, तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 3.14 इंटू 100। ठीक है, और ये हो गया नीचे 90। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा करीबन 2512/90। तो इसका आंसर आ रहा है 27.9, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 28 के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओके, तो द आंसर विल बी ऑप्शन 4। ठीक है, तो 4 आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे। इनमें से कौन सी बात इनकरेक्टली डिस्क्राइब करती है मॉलिक्यूल विथ अ मास ऑफ 1000 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। क्या हमें ये बताना है। अगर हम देखें कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इट इज 18 डाल्टन्स। अब कोई चीज़ उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है, इसका मतलब इट विल वे 18,000 डाल्टन्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम mr की बात करते हैं, mr मीन्स रिलेटिव वेट, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर कितना हैवियर है। ठीक है, उस समय अगर हम mr कह रहे हैं रिलेटिव वेट, तो डाल्टन कहने की कोई जरूरत नहीं होती है। या तो आप ऐसे कहिए 18 किलो डाल्टन 18,000 के बराबर है, या 18,000 डाल्टन कह दीजिए, या इवन आप 18,000 लिख सकते हैं। पर यहाँ पे 18,000 डाल्टन्स लिखना, वो भी mr के साथ, ये सही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अबाउट 80, इन कॉन्ट्रास्ट विथ मैनी नॉन पोलर सॉल्वेंट हैव वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाकी सारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होती है। सही बात है, हमने देखा कि अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है। Now, due to this property, how would the strength of electrostatic interaction between various charge side chains of amino acid in protein change after their transfer from a non-polar solvent to water? अगर आप लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम, जो कि नॉन पोलर मीडियम है, उसमें से निकाल के किसी मॉलिक्यूल को हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में, मीनिंग दैट वाटर के अंदर अगर आप ट्रांसफर करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, the strength it is given by Q1 Q2 D डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी हम क्या देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन घट जाता है। ये तो कूलम्स लॉ में पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि ट्रांसफर करने पे बॉन्ड विल बिकम, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विल बिकम वीकर, वो वीकर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। बिकम स्ट्रॉन्गर, विल नॉट चेंज, में बिकम स्ट्रॉन्गर और वीकर, ऐसा कुछ नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो इंटरेक्शंस कमजोर पड़ते जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following properties of water make it an ideal solvent in biological system? तो कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जो उसे आइडियल सॉल्वेंट बनाती है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। तो वाटर के पास हाई हीट कैपेसिटी होती है, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई हीट कैपेसिटी होती है। इवन हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वेपराइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी वो भी ज़्यादा लगेगी। इवन हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी है और हाई सरफेस टेंशन भी है। ठीक है, इसका मतलब द प्रॉपर्टी विच आर मेकिंग इट एन आइडियल सॉल्वेंट, यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बॉयल होता है और बहुत लो टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होता है। इवन वाटर हैव ए हाई सरफेस टेंशन, मतलब ये इट कैन फॉर्म अ, यू कैन से लेयर,
कि ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिंग होते हैं, इसी वजह से ये बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही आइडियल सॉल्वेंट होता है। बाकी देखिए लो हीट कैपेसिटी, ये तो वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है। हाई हीट कैपेसिटी, लो हीट और वेपराइजेशन नहीं, ऐसा भी नहीं है। वाटर को वेपराइज होने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। लो हीट कैपेसिटी ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। ये सारी बातें वाटर के बारे में सही है। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए होते हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके कहीं 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये किसकी तरह काम करेगा? तो ये डोनर की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, और ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा? आइस के अंदर। आइस के अंदर तो ऑलरेडी यू विल सी दैट कि वो वहाँ पे एक परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस टाइप का होगा। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऐसे हाइड्रोजन है। ठीक है, इधर एक और ऑक्सीजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर भी ऐसा ही होगा। इधर ऐसा होगा। तो यू विल सी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये भी कहीं पे कर रहा होगा, ये भी कहीं पे कर रहा होगा। तो यू विल कैन सी दैट आइस के पास टोटल, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास टोटल ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। लिक्विड वाटर के अंदर हाँ 2 या 3 हो सकते हैं। ठीक है, पर मैक्सिमली किसमें है? आइस के अंदर। स्टीम के अंदर तो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि ये बहुत, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम, और आइस के अंदर सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपनी प्लेस पे लॉक्ड हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन 1। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर has a high dielectric constant of 80 in contrast with many non-polar solvent having a very low dielectric constant। ठीक है, वही बात जो अभी हमने देखी थी। Due to this property, the electrostatic interaction between various charged side chains of amino acid in proteins after their transfer from a non-polar solvent to water would, तो क्या होगा? क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो, वो कमजोर पड़ जाएंगे। सो दे विल डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसको आप वीक इंटरेक्शन के लिए क्लासिफाई नहीं कर सकते? बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर 2 तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं या बॉन्डिंग्स होती हैं। एक होते हैं वीक बॉन्ड्स और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। वीक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के नाम पे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड्स के नाम पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडरवॉल फोर्सेस और आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वेंडरवॉल फोर्सेस, फिर आयनिक इंटरेक्शंस, जैसे ही आप सॉल्ट ब्रिज भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्ट ब्रिज। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारे हो सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। इनमें से कौन सा वीक इंटरेक्शन की तरह नहीं कहलाएगा? वेंडरवॉल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयनिक हो गया, ये सब होंगे, पर पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। देन इनमें से कौन सा वाटर के साथ सॉल्युबल है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पोलर के साथ सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर के साथ सॉल्युबल होगा। और जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन।
ठीक है, तो अब देखिए फिनॉल के अंदर हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ करीबन 6 कार्बन है, तो ये थोड़ा लेसर हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। OH ग्रुप तो है पर यहाँ पे 6 कार्बन है। अच्छा, एल्कीन्स इनके अंदर तो कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन है, जबकि अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल होगा दैट विल बी अल्कोहल देन एनी ऑफ देम। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 3। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन थे अभी इस सेशन में। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।